दोस्तों, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। इन सपनों को पूरा करने के लिए ना जाने मैंने और मेरे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और वह मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कर रहे थे। मेरी शुरू से ही चाहत थी कि मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूं। ये कोर्स काफ़ी महंगा होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, लेकिन मेरे पापा ने मेरा पूरा साथ दिया। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने घर में सबसे छोटी थी। मुझे जॉब करने का बहुत शौक था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरा होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा होता है, मैं फौरन ही किसी होटल में जॉब करनी शुरू कर दूंगी। लोगों को सबसे ज़्यादा घूमने फिरने का बहुत शौक होता है और कभी भी हम लोग घूमने फिरने कहीं जाते हैं तो अक्सर हमें स्टे करने के लिए होटल की ज़रूरत पड़ती है, और हर होटल अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक अच्छी सर्विसेज भी देता है जो आपको भी इम्प्रेस करती होंगी। टूरिस्ट चाहे नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, होटल इंडस्ट्री की सर्विस का फ़ायदा सभी लेते हैं। लेकिन अगर होटल के एनवायरनमेंट और वहाँ की सर्विस आपको इतना अट्रैक्ट करती है तो इसमें पूरा हाथ होटल के पूरे स्टाफ का होता है जो आपको इम्प्रेस करने के लिए और आपको अच्छी सर्विस देने के लिए अपना काम करते हैं। इसलिए इस फील्ड में एक्सपर्ट और ट्रेंड ग्रेजुएट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो अपनी सर्विस से सभी कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकें। मैंने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा कर लिया था और फिर कुछ समय के बाद मुझे मेरे हिसाब से ही अपने शहर के बड़े होटल में जॉब मिल गई थी, क्योंकि हम दिल्ली शहर में रहते थे। वहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत आते थे, इसलिए वहाँ पर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा होटल बना हुआ था। मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद होटल में आसानी से नौकरी मिल गई थी, क्योंकि आजकल होटल इंडस्ट्री में नए नए जॉब ऑप्शंस आते ही रहते हैं। इसलिए होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद मुझे आसानी से अपनी पसंद की नौकरी मिल गई थी। मेरी नौकरी मिल जाने से मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए थे। तीनों भाई भी जॉब करते थे। हमारे घर के हालात ठीक ठाक थे। मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए ही जॉब करने के लिए घर से निकली थी। इस नौकरी को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और फिर फाइनली मेरी जॉब लग जाने से मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। मुझे इस होटल में नौकरी करते हुए 1 महीना गुजर गया था। मैं यहाँ पर बहुत खुश थी। होटल के मैनेजर मेरी बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और अच्छे तरीके से करती थी। मैं इस होटल में फूड और इवेंट मैनेजर का काम करती थी। हमारे होटल में इवेंट भी होते थे और इवेंट में होने वाले सारे काम हमें हमारे कोर्स में सिखाए गए थे, क्योंकि होटल में होने वाले इवेंट्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी होटल के कर्मचारियों की ही होती है और मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाती थी। हमारा होटल बहुत खूबसूरत और ऑर्गेनाइज्ड था, इसी वजह से यहाँ आने वाले कस्टमर की संख्या भी ज़्यादा थी। होटल इंडस्ट्री में बिल्डिंग एम्प्लॉयज़ और कस्टमर से जुड़े हुए बहुत से कानून हैं जिनके बारे में हम लोगों को पहले से ही पता होता है, ताकि आने वाली किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल किया जा सके और होटल की रेपुटेशन और सेफ्टी को बनाया जा सके। हमारे इस होटल की काफ़ी सारी ब्रांचेस थी जो अलग अलग शहर में मौजूद थी। मेरी सैलरी स्टार्टिंग में 20 से 25 हज़ार थी। होटल मैनेजर ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वह मेरी सैलरी आगे बढ़ा देंगे। हमारे होटल में हर तरह के टूरिस्ट आते थे। कुछ ऐसे अटपटे टूरिस्ट भी होते थे जो बड़े ही अजीब सी हरकतें करते थे, जिनको देखकर कभी कभी हम स्टाफ के लोग भी बहुत हंसते थे। मेरा काम होटल के रेस्टोरेंट और बार के संचालन की देख-रेख करना होता था। हमारे होटल में लगभग कुल मिलाकर 250 लोगों का स्टाफ था, जिसमें से एक मैं भी थी। मेरी ज़्यादातर होटल में नाइट शिफ्ट होती थी, क्योंकि बार और रेस्टोरेंट रात को देर तक खुलती थी। वहाँ पर रात को ही लोग आया करते थे। मेरी जगह दिन में दूसरी लड़की ड्यूटी दिया करती थी। हम स्टाफ के लोगों को होटल का ही कॉस्ट्यूम पहनना होता था। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। मेरी उम्र 27 साल हो गई थी, मगर अभी तक मैंने अपने काम के अलावा अपना दिल कहीं और नहीं लगाया था, क्योंकि मेरी आंखों में सिर्फ मेरे सपने थे। मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती थी, इसलिए मैं अपने दिल और दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं बैठा सकती थी और ना ही अपनी आंखों में इस सपने के अलावा कोई दूसरा सपना देख सकती थी।
मेरे बड़े दोनों भाइयों की शादी का टाइम आ रहा था क्योंकि उन दोनों का रिश्ता लग चुका था। मैं तो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा इरादा शादी 3 साल बाद करने का था। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई और मुझसे छोटा मेरा एक भाई था। मेरे दोनों भाइयों की लव मैरिज हो रही थी। दोनों भाइयों की पत्नियां बहुत अच्छी थीं। मैं खुश थी कि अब घर में मेरी भाभियां आने वाली थीं। अपने भाइयों की शादी के लिए मैंने होटल से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी। मेरी जगह दूसरी लड़की नाइट शिफ्ट करने वाली थी। मेरी नाइट ड्यूटी करने से मेरे पापा को बहुत प्रॉब्लम होती थी। पापा कहते थे कि बेटा, आजकल का माहौल बहुत खराब चल रहा है। मुझे डर लगता है कि तुम सारी रात होटल में लोगों के साथ रहती हो और होटल में तो हर तरह के लोग आते हैं। कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, बस मैं इसी वजह से तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं पापा को समझाया करती थी कि हमारे होटल की सिक्योरिटी बहुत टफ है। भला मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है? होटल में मैं ही नहीं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो नाइट शिफ्ट करती हैं। 1-2 बार तो मैं अपनी फैमिली को होटल के इवेंट में भी ले गई थी। मेरी फैमिली को यह होटल बहुत पसंद आया था और इसे 1 हफ्ते को मैंने काफ़ी टाइम बाद खुलकर जिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर टाइम अपनी जॉब करते करते ही हो जाता था। मैं नाइट शिफ्ट करते करते इतनी थक जाती थी कि मुझे सारा दिन नींद आती थी। न मेरा कहीं जाने का मन करता था और ना ही कोई काम करने का मन करता था। मेरी मम्मी ने तो शुरू से ही मुझे घर का कोई काम नहीं करवाया था। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं खुश थी कि मेरा एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ था जहां पर घर वालों ने बेटी का सपना पूरा करने के लिए उसे फुल सपोर्ट किया था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ऐसी फैमिली सबको दे जैसी फैमिली मेरी है, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों के सपने पूरे नहीं करती। उनकी ख्वाहिशों को उनके दिल में ही मार दिया जाता है। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है और फिर शादी के बाद वो अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों में घिरकर रह जाती हैं और इसी तरह बूढ़ी हो जाती हैं और फिर उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जो सपने कभी उन्होंने अपनी आंखों में देखे होते हैं, वो अपने सपनों को इसी दुनिया से लेकर चली जाती हैं। मेरे भाइयों की शादी खूब धूमधाम से हुई थी और भाभियां विदा होकर हमारे घर आ चुकी थीं और फिर शादी फाइनल होने के बाद मुझे अपनी जॉब पर वापस जाना था। मैंने अपनी ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन कर ली थी और मैं मन लगाकर अपना काम कर रही थी। होटल में मेरी काफ़ी लड़कियों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन अचानक मैंने होटल के मैनेजर को किसी से फ़ोन पर एक ऐसी बात करते हुए सुना था जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। होटल के मैनेजर एक कस्टमर से बात कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमारे होटल में आपको हर तरह की सर्विस दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड ज़रूर होंगे और आपकी रात भी अच्छी गुजरेगी। हमने आपके लिए कॉल गर्ल्स का बंदोबस्त कर दिया है। इतनी सी बात करके मैनेजर तो जा चुके थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ होटल का एक वेटर आया था जो अपने साथ 2 जवान खूबसूरत लड़कियों को लेकर आया था। ये लड़कियाँ कौन थीं? ये लड़कियाँ वह तो नहीं थीं जो हमारे बार में डांस किया करती थीं। हमारे बारे में कुछ ऐसी लड़कियाँ थीं जिनको डांस करने की नौकरी दी गई थी, मगर वह लड़कियां गलत काम बिल्कुल भी नहीं करती थीं। मुझे इतना तो ज़रूर पता था कि वह लड़कियां होटल में गलत काम बिल्कुल भी नहीं करती थीं। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी हो, यह लड़कियां कौन थीं इनको तो मैं नहीं जानती थी। ये कोई अनजान लड़कियां थीं। शायद मैनेजर ने इन लड़कियों को कस्टमर के लिए बाहर से बुलाया था। मैं यह सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर मैनेजर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैनेजर तो होटल के डिसिप्लिन को अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे होटल में कॉल गर्ल्स का आना डिसिप्लिन के खिलाफ है। खुद होटल का मैनेजर होते हुए वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? यह सवाल मैं अपने आप से ही पूछ रही थी। न जाने वह लड़की अपनी मर्जी से यह सब कुछ कर रही थी या फिर उन्हें यह काम करने के लिए मजबूर किया गया था। मैं इसी सोच में थी और अपने साथ की एक लड़की के पास आकर खड़ी हो गई थी जो मेरे साथ नाइट शिफ्ट की ड्यूटी किया करती थी। मैंने उसे जब यह सब बताया तो उसे यह सुनकर हैरानी नहीं हुई थी। उसने कहा, तुम्हें अभी यहाँ पर आए हुए 2 महीने हुए हैं। यह मैनेजर सर का पर्सनल मैटर है, उन्हें अलग से पैसे मिल जाते हैं, इसलिए तुम्हें इस मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जितना हो सके इस मैटर से दूर रहो। मैंने कहा, लेकिन यह तो गलत काम है, मैनेजर सर को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ वाली लड़की नीलम कहने लगी
कि सैलरी के साथ साथ अगर अलग से भी कमीशन मिल जाए तो किसी को बुरा तो नहीं लगता ना। और जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो ऐसे काम के सैलरी से भी ज़्यादा एक ही बार में पैसे दे जाते हैं। मैनेजर सर को अपनी सैलरी से भी ज़्यादा इस काम के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो ये काम चोरी चुपके करते रहते हैं। मैंने कहा, वही काम चोरी चुपके करते हैं, लेकिन फिर भी तुम इस बारे में जानती हो। वह कहने लगी, हाँ, क्योंकि हम लोग भी तो कुछ कस्टमर्स की ज़्यादा ही सेवा कर लेते हैं तो उनसे थोड़े बहुत पैसों की डिमांड करते हैं। ऐसे ही मैनेजर सर भी कर लेते हैं। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मैंने कहा, हम लोग उनकी सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, हमें उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन मैनेजर शर्तों कॉल गर्ल्स को होटल में बुला रहे हैं। यह होटल एक ईमानदार और एक अच्छे इंसान का है, इसलिए उसने होटल में यह नियम रखे हैं कि यहाँ पर कोई भी इल्लीगल काम नहीं हो सकता। और इस होटल में कॉल गर्ल्स का आना और उन्हें कस्टमर को सप्लाई करना भी तो एक इल्लीगल काम है। आज कस्टमर को कॉल गर्ल्स की ज़रूरत पड़ रही है तो वह मैनेजर से कांटेक्ट कर रहा है। कल अगर उनको लड़कियां सप्लाई करने के लिए यहाँ कोई नहीं बचेगा तो फिर वह लोग हम जैसी लड़कियों पर ही गंदी नज़र डालेंगे। मैं सिर्फ नीलम को ये बात समझाना चाहती थी कि मैनेजर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर नीलम तो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। मैं जानती हूँ कि ऐसा बाकी के होटल में होता है, लेकिन हमारे होटल के मालिक बहुत शरीफ इंसान थे और बहुत अमीर थे और उनका दिल्ली में एक ऊंचा नाम था और लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। तभी तो उन्होंने इतना बड़ा होटल बनाया और इस होटल में आज तक कभी भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ था जिससे उनके होटल की रेपुटेशन खराब हो सके। तो फिर ये मैनेजर इतना पुराना होते हुए भी होटल के मालिक के नियम के खिलाफ क्यों जा रहा था? नीलम की तरह मैं खामोश नहीं बैठ सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं मैनेजर की शिकायत किसी भी तरह होटल के मालिक से करके ही रहूंगी। मेरे अंदर आदत थी कि मैं कहीं पर भी कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। जब मैं छोटी थी और हमारे स्कूल में एक लड़की ऐसी थी जो बच्चों के बैग से पैसे चोरी किया करती थी। मुझे उसके बारे में पता चल गया था क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से पैसे चोरी करते हुए देख लिया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी शिकायत टीचर से करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती, उल्टा मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देती या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा करती जिसकी वजह से मुझे पछतावा होता कि मैंने इसकी शिकायत टीचर से क्यों कर दी है। मैं डरी नहीं थी और फिर भी उसकी शिकायत मैंने टीचर से कर दी थी। टीचर को इस बात का यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे शिकायत करने पर टीचर ने एक बार उसके बैग की चेकिंग की थी और उसके बैग से तो पैसे नहीं मिले थे। लेकिन जब टीचर ने उसकी यूनिफॉर्म की चेकिंग की तो उसके पॉकेट से वह सारे पैसे मिल गए थे जो उसने बच्चों के बैग से चुराए थे। इस तरह वह लड़की पकड़ी गई थी और स्कूल के सारे ही बच्चों ने मेरी बहुत तारीफ की थी। मैं चाहती थी कि मैं मैनेजर की भी हकीकत होटल के मालिक के सामने लेकर आऊं और वह उसे इस नौकरी से निकाल दे, क्योंकि यह इस नौकरी को करने के लायक ही नहीं है। मैंने कई बार होटल के मालिक से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि होटल की जब मीटिंग होती थी तो होटल के मालिक ज़रूर आते थे। लेकिन पिछले 3 महीने से होटल के मालिक यूके गए हुए थे, इसलिए मैं उनसे इस मैनेजर की शिकायत नहीं कर पा रही थी। पर मैंने इस पर अपनी कड़ी नज़र रखी हुई थी। मैनेजर यह बात नहीं जानता था कि मैं उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हूँ। मैंने कई बार देखा था, जब होटल में मर्दों का ग्रुप आता था तो मैनेजर उन लोगों को कॉल गर्ल्स की ऑफ़र करता था और उनसे पहले ही ढेर सारे पैसे वसूल लेता था। उसके बाद वेटर के साथ उन लड़कियों को उनके कमरे में भेज दिया करता था। उन लड़कियों का लिमिटेड टाइम होता था जो कस्टमर मैनेजर को ज़्यादा पैसे दिया करता था। मैनेजर उन लड़कियों की टाइमिंग बढ़ा दिया करता था। ज़्यादातर लड़कियां 3 या 4 घंटे ही कस्टमर के पास कमरे में होती थीं। उसके बाद लड़कियां चेहरा छुपाकर कमरे से निकलते ही होटल से चली जाती थी। मैं लड़कियों से बात करना चाहती थी कि अपनी मर्जी से यहाँ पर आती है या फिर मैनेजर इन पर कोई दबाव डाल रहा है। एक दिन 2 लड़कों का ग्रुप आया था। जब मैनेजर ने रिसेप्शन पर उनकी सारी डिटेल्स चेक करवाए और उसके बाद उन दोनों लड़कों को रूम्स के पास ले गया था। वहां जाते ही उसने दोनों लड़कों को लड़कियों की ऑफर दी तो उन लोगों ने कहा था कि हमें 2 लड़कियां चाहिए। कुछ देर के बाद ही 2 खूबसूरत लड़कियां उन लड़कों के कमरों में चली गई थीं। यह लड़कियां इतनी खूबसूरत थीं कि मुझे लड़कियों को देखकर बहुत तरस आ रहा था। मैं चाहती थी कि जैसे ही
यह लड़कियां बाहर निकले, मैं उनसे बात करूं। इसलिए मैं चोरी छुपकर काफ़ी देर तक कमरे के बाहर खड़ी रही थी। मगर जब अपना टाइम पूरा होने के बाद लड़कियां कमरे से बाहर निकली तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। शायद इन दरिंदों ने उनकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। मैंने लड़कियों को संभालने की कोशिश की और इनसे कहा कि मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। वह लड़कियां मेरी बात सुनकर घबरा गईं और कहने लगीं, अभी हम तुमसे कोई बात करने की हालत में नहीं हैं। मैं खामोशी से उन लड़कियों को लेकर होटल के खाली रूम में ले गई थी और वहां जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैंने कहा, तुम्हारी कंडीशन इतनी ख़राब हो रही है, फिर भी तुम लोग यह काम करती हो। आखिर तुम लोग कहाँ से आई हो? क्योंकि होटल में ऐसी लड़कियों का कोई अरेंजमेंट नहीं है। वह लड़के कहने लगी, हमें यहाँ का मैनेजर बुलाता है। दरअसल यहाँ का मैनेजर एक ऐसे गिरोह का हिस्सा है जो जगह जगह से लड़कियों को किडनैप करके उन्हें कॉल गर्ल बनने पर मजबूर कर देते हैं। हम जो काम करते हैं वह सारा पैसा इन लोगों के पास जाता है। उसमें से हमें सिर्फ इतना पैसा दिया जाता है जिनसे हम अपना खर्च कर सके। वह लड़कियां कहने लगीं, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें यहाँ से जाने दो, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे उन लड़कियों की कंडीशन नहीं देखी जा रही थी, लेकिन फिर मैं क्या कर सकती थी। वह अपनी मजबूरी का रोना रो रही थी। मैंने उन लोगों को जाने दिया और कहा कि हो सके तो एक काम मत करो, यहाँ से भाग जाओ। कहीं इतनी दूर भाग जाओ जहाँ ऐसे लोग तुम्हें ढूंढ भी ना सके। वह दोनों ही लड़कियां वहां से जा चुकी थीं और अगले ही दिन उन दोनों लड़कों ने भी होटल से चेकआउट कर दिया था। मगर मैंने अपना काम दिखा दिया था। मैंने उन लड़कियों के सारे बयान अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए थे। उन लड़कियों को पता भी नहीं चला था कि मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल का कैमरा ऑन करके उनकी वीडियो बना ली थी, जिसमें उन्होंने मुझे उस मैनेजर की सच्चाई बता दी थी। अब जब तक मैं यह सबूत होटल के मालिक को नहीं दिखा देती, तब तक मैं सुकून से बैठने वाली नहीं थी। लेकिन होटल के मालिक यूके में इतना टाइम गुजार रहे थे कि मैं उन्हें सबूत दिखाने के लिए बेचैन हो रही थी। अभी होटल के मालिक इंडिया नहीं आए थे। इसी दौरान हमारे होटल में एक ऐसी फैमिली आई थी जो दिल्ली घूमने के लिए आए थे। उन लोगों ने होटल में लगभग रात के 10 बजे चेक इन किया था। वो लोग जयपुर से आए थे। मैनेजर सर ने हम सबसे कहा था कि जयपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए तुम्हें इनके पूरे परिवार को हमारे होटल की सबसे अच्छी सर्विसेज देनी है। यह हमारे होटल में 3 दिन ठहरेंगे, इसलिए इनका खास ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हमने मैनेजर से कहा था कि सर आप बेफिक्र रहें, हम सब लोग इनका बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे इस बीच एक बात बहुत अजीब लग रही थी। ये बिजनेसमैन जब जब मुझे देखता था तो इसकी नज़र मुझ पर टिक जाती थी। इसके साथ इसकी पत्नी और 60 साल का एक बेटा था। कुछ चुनिंदा लोगों को इनकी खास खातिरदारी करने के लिए रखा गया था, जिसमें मैं भी शामिल थी। हम 4-5 लोग इन लोगों के आगे पीछे घूम रहे थे। इस आदमी की पत्नी को मेरी आदत बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मैं इनकी खातिरदारी करने में सबसे आगे थी। मैडम बार बार मुझसे होटल की जानकारी ले रही थी। मैं उनके साथ बिल्कुल सही बर्ताव कर रही थी। मैंने उनको पूरा होटल घुमाया था। उसके बाद वह फैमिली घूमने के लिए चली गई थी और फिर उस दौरान हम लोग फ्री हो गए थे। अब मुझे रात की ड्यूटी के साथ साथ दिन में भी होटल में ड्यूटी देनी पड़ रही थी। मेरे घर से भी कॉल आई थी, तो मैंने उन लोगों को बताया था कि होटल में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हैं, हमें उनका बहुत ख्याल रखना है, इसलिए मैं अभी बिजी हूँ। उस बिजनेसमैन की पत्नी को मेरी आदत पसंद आई, तो उसने मैनेजर से कहा था कि हमें इस लड़की को अपनी गाइड बनाना है। मैनेजर ने मुझसे कहा था कि तुम सर और मैडम का गाइड बनकर इन्हें दिल्ली शहर दिखाओ। अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने किसी भी टूरिस्ट को बाहर ले जाने की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि ऐसा कई बार हुआ था। हमारे होटल में कुछ टूरिस्ट ऐसे आते थे जिनको गाइड की ज़रूरत पड़ती थी, तो होटल के ही स्टाफ में से कोई ना कोई उन्हें गाइड करता था। इस बार मैं उन लोगों की गाइड बन गई थी। मैं अपने शहर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी। यह मेरी जॉब का हिस्सा तो नहीं था, मगर फिर भी ना जाने क्यों मैडम और उनके बेटे से मैं बहुत अटैच हो गई थी। इसलिए मैं उनको घुमाने के लिए ले गई थी और उनको अच्छे से गाइड किया था। उस फैमिली को हमारे होटल में ठहरे हुए 2 दिन और 2 रातें गुजर चुकी थीं। अब उनकी यहाँ पर लास्ट नाइट थी। मैडम ज़्यादा घूमने की वजह से इस रात बहुत थक गई थी
और उनके बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मैडम को थकान उतारने की और उनके बेटे को बुखार की मेडिसिन दे दी गई थी। वह बिजनेसमैन आदमी कहीं गया हुआ था। मैं इस टाइम अपनी ड्यूटी किचन में दे रही थी, क्योंकि मुझे उन लोगों का मेनू चेक करना था जो रात को लेट नाइट खाना खाते थे। मैं अपने काम से किचन से वापस लौट रही थी जब अचानक मुझे मैनेजर सर मिल गए और उन्होंने कहा कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, मैडम को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। तुम जाकर मैडम का खास ख्याल रखो और देखो मैडम को किसी भी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर उनकी सेवा में कोई भी कमी हुई तो मालिक बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि यह बिजनेसमैन आदमी मालिक के खास रिश्तेदार भी है। मैडम ने स्पेशली तुम्हें अपने रूम में बुलाया है। मैडम को रूम नंबर 204 में शिफ्ट कर दिया गया है, तुम वहां चली जाओ। मैंने कहा कि ओके सर, मैं अभी जाकर मैडम को देखती हूँ। मैं रूम नंबर 204 में चली गई थी। रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो रूम में मुझे कहीं भी मैडम दिखाई नहीं दी थी, बल्कि उनके हस्बैंड बैठे हुए थे। मैंने कहा कि सर, मैडम को मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे बुलाया है। जी बताइए। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हारी मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, वह दूसरे रूम में सो रही है। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि मैडम को इसी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरी बात पर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। मैंने देखा था कि वह सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट था और टेबल पर ही ढेर सारी शराब रखी हुई थी। वह होटल के रूम में ड्रिंक कर रहा था। उसके इस अजीब तरीके से हंसने पर मैं बहुत हैरान हुई थी। मैं अभी कुछ कहती, अचानक मुझे पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। मैं घबरा गई क्योंकि मेरे होश उड़ गए थे। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया और कहा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा किसने बंद किया है। वह आदमी हंसता हुआ मेरे करीब आया और कहने लगा, अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने होटल के कस्टमर का ख्याल रखना। तुम्हें तो यहाँ पर लोगों का ख्याल रखने के पैसे दिए जाते हैं, तो फिर शर्माना किस बात का? वो जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने कहा, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। वह कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत से बुलाया है और तुम जाने की बातें कर रही हो। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया था क्या? मैंने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आपकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे इस रूम में बुलाया है। वह कहने लगा, वह तो मैंने मैनेजर से झूठ बुलवाया था। जिस दिन से मैं यहाँ पर आया हूँ मेरा तुम पर दिल आ गया है, इसलिए मैंने मैनेजर से कहा था कि मुझे तुम पसंद आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारी जितनी कीमत थी वह मैंने मैनेजर को दे दी है। अगर तुम्हें भी पैसे की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें भी पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। कंधे पर हाथ रखा तो मैंने उसका हाथ झटक दिया था। मैंने कहा कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी औरत है, तुम्हारा एक बेटा भी है और तुम इस तरह की हरकतें करते हो। वह कहने लगा, मेरी हरकतें तो मेरी पत्नी जानती है, हम अमीर लोगों में ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पत्नी और बच्चे तो होते ही हैं, मगर हम लोग हर रात अपने बिस्तर की शान किसी दूसरी औरत को बनाते हैं। मुझे मैनेजर ने बताया था कि तुम पैसों के लालच में नहीं आओगी और ना ही तुम इतनी आसानी से मेरे काबू में आ सकोगी, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला था और यही वजह थी कि वह हम लोगों के सारे काम बार बार तुमसे करवा रहा था। उसने दोबारा से मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखा और कहने लगा कि आप खामोशी से मेरी बात मान जाओ और मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मैंने फिर से उसके हाथ झटके और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा कि तुम कितने घटिया इंसान हो, और वह मैनेजर, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पहले तो वह कस्टमर के लिए यहाँ पर कॉल गर्ल्स लेकर आता था, लेकिन अब उसने मुझे ही अपने इस काम का निशाना बना लिया है। उसकी सच्चाई तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। मैं पीछे मुड़कर दरवाजे तक आई थी और मैंने फिर से जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया था। वो कहने लगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा, इसलिए तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने ज़बरदस्ती मुझे जकड़ लिया था। मैं उससे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैनेजर ने मुझे इस आदमी के हाथों बेच दिया था। वह यह नहीं जानता था कि मैं यहाँ पर नौकरी करने वाली लड़की हूँ।
मैं वह लड़की नहीं हूँ जिनको वह कस्टमर के हवाले कर दिया करता था। वह तो पैसों के लिए यह काम करती थी, मगर मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इस आदमी के कहने की खातिर उसने मुझे इसके हवाले करने की जिम्मेदारी ली थी जिसके उसे पैसे मिले थे, और फिर वह दरिंदा मुझे इस दरिंदे के हवाले छोड़कर चला गया था। लाख अपने आप को छुड़ाने के बावजूद भी मैं इससे अपने आप को नहीं बचा पाई थी और इसने मेरी इज्जत खराब कर दी। यह दरिंदा सारी रात मुझे नोचता रहा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मुझे कोई भी बचाने नहीं आया था। इस होटल में इतनी सख्त सिक्योरिटी और इतने सख्त नियम होने के बावजूद भी मेरे साथ यह सब कुछ हो गया था। ऐसा किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि उस इंसान ने करवाया था जिस पर मालिक पूरा भरोसा करता था और उसे इस होटल की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। मैं तो मैनेजर की सच्चाई मालिक के सामने खोलना चाहती थी, लेकिन अब मेरे खुद की इज्जत भी खराब हो चुकी थी। न जाने कब तक मैं बेहोश रही थी, लेकिन जब मैं होश में आई तो वह बिजनेसमैन आदमी अपनी फैमिली के साथ होटल से चेकआउट कर चुका था। इस कमरे के अंदर कोई भी नहीं आया था। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने मैनेजर खड़ा हुआ था। मैनेजर ने मुझसे कहा कि देखो, मेरी बात तसल्ली से सुनो, इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। मैंने तुम्हारे हिस्से के पैसे उस आदमी से ले लिए हैं। उसने मेरे आगे नोटों की एक गड्डी डाल दी और कहने लगा कि बस अपना मुंह बंद कर लो और अपने घर चली जाओ। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर लेना। मैं जानता हूं कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हो। अगर तुम ऐसे ही कस्टमर को खुश करती रही तो तुम इससे भी कहीं ज्यादा पैसा कमा सकती हो। मैंने कहा, घटिया इंसान, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम मेरी ही नहीं बल्कि न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। अगर मालिक को यह बात पता चल गई तो वह तुम्हें झट से नौकरी से निकाल देगा और तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि अच्छा, तो यह जो हुआ है इसके बारे में मालिक को कौन बताएगा, तुम या मैं तो कभी नहीं बताऊंगा। और अगर तुमने मालिक को कुछ भी बताया तो मालिक तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैंने भले ही इस होटल में बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन आज तक किसी की इतनी मजाल नहीं है कि मालिक से मेरी कोई शिकायत कर सके। वह मुझे इसी तरह से तड़पता हुआ छोड़कर कमरे से जा चुका था और मुझे धमकी देकर गया था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो वह मुझे जान से मरवा देगा। मैं अपनी हालत ठीक करने के बाद रोती बिलखती हुई अपने घर को आ गई थी, मगर मैंने अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया था। मेरी कंडीशन देखकर मेरे घर वालों को लगा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने भी झूठ बोल दिया था। कहा था कि हाँ, मैं बीमार हूँ। 2-3 दिन तक मैं ड्यूटी पर नहीं गई थी। जब एक दिन मेरे पास नीलम का फोन आया और वह कहने लगी कि तुम कहाँ हो और ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रही हो। मैंने नीलम को भी कुछ नहीं बताया था क्योंकि मैं जानती थी नीलम ने पहले मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया था। वह अभी भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। मगर नीलम ने मुझे बातों बातों में बताया था कि बॉस आ गए हैं और आज होटल में मीटिंग है। मुझे रह रहकर वही समय याद आ रहा था जब वह दरिंदा मेरी इज्जत के साथ खेल रहा था। मैंने सोचा भी था कि मैं इस बात को यहीं दबा देती हूँ, किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि मैं लड़की हूँ। मेरी इज्जत पहले ही लुट चुकी है। अब लोग और ज्यादा मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खामोश रही और ऐसे दरिंदों को सजा नहीं दिलवाई जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हैं, तो इस तरह ऐसे आरोप समाज में और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। ऐसे लोगों को छूट मिलती रहेगी कि वो लड़कियों के साथ गलत काम करते रहे। मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करके होटल के मालिक से बात करूंगी और उनके सामने सारी सच्चाई लेकर आऊंगी। उन्हें मैनेजर की हकीकत के बारे में बताऊंगी। मैं बिना कुछ सोचे समझे ही होटल चली गई थी। जिस समय मैं होटल गई थी उस समय वहां की मीटिंग रूम में मीटिंग हो रही थी। मैं रोती चिल्लाती हुई मीटिंग रूम के पास पहुंची तो मुझे वहां के गार्ड्स ने रोक लिया था और मीटिंग रूम में जाने की परमिशन नहीं दी थी। लेकिन मैं शोर मचाने लगी। मुझे अब अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि मेरी इज्जत तो पहले ही उस दरिंदे के हाथों नीलाम हो चुकी थी। गार्ड्स मुझे बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मालिक से बात करनी है। मैं उनसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। जब शोर की आवाज़ मीटिंग रूम में गई तो होटल के मालिक ने पूछा था कि बाहर क्या हो रहा है।
तो उन्हें बताया गया कि स्टाफ की ही एक लड़की है जो हंगामा कर रही है, आपसे मिलना चाहती है। मीटिंग को वहीं रोक दिया गया था। सब लोगों के सामने ही मुझे मालिक ने मीटिंग रूम के अंदर आने की परमिशन दी। मैंने मालिक को सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद वहां पर सारे ही लोग जोर जोर से हंसने लगे थे और सब लोगों को मेरी बात झूठ लग रही थी। सबका कहना था कि मैनेजर तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता, यह यहाँ पर बरसों से नौकरी कर रहा है। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दरिंदे की सच्चाई सब लोगों के सामने कैसे लेकर आऊं कि यह यहाँ पर कॉल गर्ल्स को बुलाता है, और अब तो इसने मुझे भी कॉल गर्ल ही समझ लिया था, जो मुझे बिजनेसमैन के आगे डाल दिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। मैंने मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सब ने यही कहा था कि जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा तब तक हम किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। मालिक ने कहा कि मैं एक अमीर और इज्जतदार इंसान हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे होटल को बदनाम करना चाहते हैं, मुझसे जलते हैं। कुछ मेरे दुश्मन हैं जो मेरे होटल और होटल के लोगों पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे बर्बाद होते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बर्बाद हो जाऊं। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं होगी और मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों को कैसे यकीन दिला दूं कि मैनेजर ने ही मुझे उस बिजनेसमैन के कमरे में जाने के लिए कहा था और उसकी वजह से ही उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उसने मुझे पैसों में एक रात के लिए उसके हवाले कर दिया था। मैं वहां पर खड़े हुए रो रही थी और वहां के सारे लोग सबूत न मिलने पर मुझ पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि तुम जैसी लड़कियां इसी तरह हमें बर्बाद करने के बारे में सोचती हो। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। फिर अचानक मुझे याद आया, जब वह मैनेजर उन लड़कियों को लेकर आया था तो मैंने उन लड़कियों को कमरे में ले जाने के बाद उनकी एक वीडियो बना ली थी जिसमें वह उस मैनेजर की सारी सच्चाई उगल रही थी। यह बात मुझे पहले याद क्यों नहीं आई? मेरे पास तो पहले से यह पक्का सबूत है। मैं चाहती तो यह सच्चाई पहले ही खोल सकती थी और मैंने सच्चाई खोलने की कोशिश भी की थी। मलिक उन दिनों आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। इस बार जो मेरे साथ हुआ था, मैं इसमें इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरे दिमाग से यह बात बिल्कुल ही निकल गई थी। मेरे पास तो इस मैनेजर के खिलाफ सबूत है और मैं इसकी सच्चाई खोलने की कोशिश तो बहुत पहले से कर रही हूँ। मैंने झट से मलिक के सामने अपना मोबाइल किया और वीडियो ऑन कर दी। उस वीडियो में वह दोनों लड़कियां मैनेजर की सच्चाई उगल रही थीं। वह दोनों देखने के बाद भी किसी का कोई खास रिएक्शन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सब लोगों से यही कहा कि यह लड़कियां कॉल गर्ल्स हैं। आप लोग चाहे तो इन लड़कियों को ढूंढकर इनसे बात कर सकते हैं। यह लड़कियां खुद आपको सारी सच्चाई बता देंगी। मैनेजर उस समय वहां की मीटिंग में मौजूद नहीं था। ना जाने क्यों मलिक को क्या हुआ था कि मलिक ने इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखा था। इस वीडियो को देखने के बाद मलिक का खून खौल उठा था और उन्होंने कहा था कि मैनेजर को यहाँ बुलाकर लाओ। जब मैनेजर को मीटिंग रूम में बुलाया गया तो मलिक ने उससे पूछा कि इस वीडियो में जो लड़कियां तुम्हारे बारे में कह रही हैं और जो सामने खड़ी हुई लड़की तुम पर इल्जाम लगा रही है, क्या वह सब कुछ सच है? मैनेजर को तो झूठ बोलना था और मैनेजर ने ऐसा ही किया था। जब मालिक उसके करीब गया और मालिक ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, तब उसने सारी सच्चाई उगल दी थी, क्योंकि वह होटल का ही रूम था जिसमें मैं उन लड़कियों को लेकर गई थी और उनकी वीडियो बनाई थी। उनकी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। उनमें से जो एक लड़की थी वह इसी शहर की थी और मालिक की बहन की दोस्त थी, जो कुछ समय पहले किडनैप हो गई थी। लोगों को लगा था कि वह लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है। पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, मगर वह लड़की कहीं नहीं मिली। जैसे कि इस वीडियो में एक लड़की ने मुझे बताया है कि हम लड़कियों को या तो किडनैप कर लिया जाता है तो कुछ लड़कियों को उनके घर से उठा लिया गया है। हम ऐसी लड़कियां नहीं हैं, हमें इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मालिक अपनी बहन के दोस्त को देखकर पहचान गए थे। मालिक ने मैनेजर की सब लोगों के सामने इतनी पिटाई की थी कि उसने सब कुछ बता दिया था कि वह इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो लड़कियों को किडनैप करते हैं और उनको धंधे पर उतार देते हैं। मैनेजर ने मेरे साथ जो किया था उसके बारे में भी उसने मालिक को सब कुछ बता दिया था। मैनेजर को अरेस्ट करवा दिया गया था। इस तरह मालिक की बहन के दोस्त के बारे में भी पता चल गया था और मुझे भी इंसाफ मिल गया था। जयपुर से जो बिजनेसमैन यहाँ मेरी इज्जत खराब करने आया था, मालिक ने जयपुर पुलिस को उसके बारे में भी सब कुछ बता दिया था।
मैंने जब जयपुर पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया तो सबूत के तौर पर उस बिजनेसमैन को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब मेरी मेडिकल रिपोर्ट हुई तो उसमें ये बात क्लियर हो गई थी कि उस बिजनेसमैन ने मेरे साथ सारी रात गलत काम किया। इस तरह उसको भी सजा हो गई थी। वह कितना ही बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन मालिक ने उसको सजा दिलवाई थी। हम जैसे गरीब लोग अमीर लोगों को आसानी से सजा नहीं दिलवा सकते, मगर अमीर लोग अमीर लोगों को सजा दिलवाने में कामयाब रहते हैं। मालिक ने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि उनके होटल में मेरे साथ यह सब कुछ हुआ और बाकी लड़कियों के साथ भी गलत काम हुआ। पुलिस ने मैनेजर के पूरे गिरोह को पकड़ लिया था। उसमें काफ़ी सारी लड़कियां भी बरामद हुई थीं जो किडनैप हुई थीं। उन लड़कियों को भी अपने घर पहुंचा दिया गया था और उस दिन के बाद मालिक ने मुझे होटल का मैनेजर बना दिया। होटल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरे साथ यह सब कुछ हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था, मगर उन्होंने यही सोचा कि उनकी बेटी इतनी हिम्मत वाली है जिसने अकेले ही इतना सब कुछ कर लिया और आरोपियों को सजा दिलवा दी। आप लोग भी अपनी बेटियों को खुद से स्टैंड लेना सिखाइए, क्योंकि जब तक लड़कियां अपने हक में नहीं बोलेंगी उनके साथ गलत होता रहेगा और ना ही उनके आरोपियों को सजा मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।